हाँ जी, 12th क्लास। इसमें आपको जो 16-17 नंबर का जो प्रश्न होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो किसके बारे में होता है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको पोयम का एक भाग दे दिया जाएगा, स्टेंजा दे दिया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये 2 नंबर का आता है। ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। हम पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। देखिए लाइन कौन सी है? और ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज and all the men and women merely players and all the men and women are merely players। तीसरी लाइन क्या है? they have their exits and their entrance and one man in his time play many parts plays many parts his acts being 7 ages तो ये आपके एक एक्सट्रैक्ट है पोयम का। उसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 16-17। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पिक आउट द लाइन्स विद मेटाफॉर्स। पिक आउट द लाइन्स विद मेटाफॉर्स, यानी रूपक अलंकार के बारे में। मेटाफॉर्स क्या होता है वो भी समझाएंगे। व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन एजेस? व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन एजेस? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 16 का आंसर और 17 का आंसर। इसमें किस प्रकार से उत्तर देना है? सबसे पहले आप इन लाइनों को पढ़ें। ठीक है, इन लाइनों में क्या दे रखा है, क्या समझा रहा है कि ये सारा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है। ठीक है, सभी पूरे संसार को इसने एक स्टेज, रंगमंच बताया है। और इस संसार में रहने वाले आदमी और औरत, यानी स्त्री और पुरुष, केवल क्या है? मियरली, यानी केवल प्लेयर्स हैं। उनका दे हैव देयर, उनका खुद का एग्जिट्स, यानी वो बाहर चले जाते हैं, और एंट्रेंस उनका प्रवेश होता है। अब यहाँ पर ये तो है डेथ और एंट्रेंस है इनका बर्थ। ठीक है, एक व्यक्ति अपने इन इस टाइम, अपने जीवन काल में
प्लेज मैनी पार्ट्स, काफ़ी सारे अभिनय करता है, काफ़ी सारे भागों को, काफ़ी सारे हिस्सों को, अभिनय के पार्ट्स को पूरा करता है। उसके जितने भी ये एक्ट्स हैं, जितने भी ये एक्टिंग है या जितने भी उसका अभिनय है, उसको उनको 7 एजेस यानी उसके 7 कालों के बारे में बताया गया है। तो ये आपके एक स्टेंजा है, इसमें ये यूज़ करना है कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज, देखिए मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन, फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच में यानी बोलने के रूप में जो अपन स्पीच यानी जो अपनी भाषा है उसको अलंकारित करता है। इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार की लाइनों को हम मेटाफर की लाइनों को, मेटाफर किसको कहेंगे? डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी किसी के साथ हम डायरेक्ट तुलना करते हैं, किसी को डायरेक्ट बोल देते हैं। जैसे ही इज ए मैन ऑफ ऑल सीजन, या फिर दूसरा देखिए, ही इज गांधी, ही इज ए गांधी, यानी वो गांधी की तरह है। शी इज ए हिटलर, तो वो हिटलर की तरह बोल दिया आपने। तो यानी उसकी तुलना डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर आप बोल रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी लाइनें हैं? देखिए पहली तो है इस प्रकार से लिखेंगे, द मेटाफर लाइन्स आर एज, पहला है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एंड दूसरी क्या है? ऑल men and women are merely players। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। वर्ल्ड को क्या बता दिया? स्टेज बता दिया, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को प्लेयर्स बता दिया, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में मेटाफर की लाइनें आ जाएंगी। ये आपके 1 नंबर का आंसर है। दूसरा 1 नंबर का क्या बोल रहा है कि ह्यूमन एजेस के बारे में क्या बोलता है कि अ ह्यूमन, एक मनुष्य, प्लेज डिफरेंट रोल्स इन हिज सिंगल लाइफ। वो अपने एक जीवन में काफ़ी सारे अभिनय करता है। हिज रोल्स और एक्ट, उसका ये जो अभिनय और इसके जो अभिनय और एक्ट्स है आर बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू इन 7 एजेस। ठीक है, तो किस प्रकार से कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में काफ़ी सारे अभिनय करता है और इन अभिनय और इन कार्यों को 7 भागों में, मतलब इनका अंतर किया गया है 7 भागों में, 7 कालों में।
इस प्रकार से ये पोइट ये चीज़ें बोल रहा है, तो इसका हो गया दूसरा सिंगल मार्क्स। ये आपके कितने का हो गया भाई? ये 2 नंबर का आएगा, ठीक है। अब ये जो 16-17 है ये ऑप्शनल में आता है, यानी ये स्टेंजा आपको यदि समझ नहीं आ रहा उस समय तो उसके अथवा में जो दे रखा है उसे चूज कर लीजिए। वो क्या है? फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द eagle on the height, to the eagle on the height, uncaged they come and go, from my delight, for my delight, ठीक है। तो ये आपके दूसरा एग्जैक्ट है। इसके 2 क्वेश्चन किस प्रकार से हैं? विच बर्ड इज ऑन द स्लो, विच बर्ड ऑन द स्लो, क्वेश्चन मार्क। विच बर्ड इज ऑन द स्लो, वाई इज द पोइट डिलाइटेड, वाई इज द पोइट डिलाइटेड, कवि खुश क्यों है? सबसे पहले इन 4 लाइनों का अर्थ जान लीजिए पोएम की। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी जो ब्लू टिट ये एक पक्षी का नाम है, बर्ड्स नेम, इट इज़ ए बर्ड्स नेम, और ये एक पक्षी है नीले रंग का छोटा सा पक्षी, ठीक है। वो बेर की झाड़ी ये छोटे से पेड़ पर बैठता है, ठीक है। उसी के ही कंपैरिजन में जो उसके विपरीत कंपैरिजन है, अगेंस्ट कंपैरिजन है कि जो ईगल है वो उड़ता है कहाँ पे? अपनी ऊंचाइयों पर, ठीक है। तो ब्लू टिट एक छोटा पक्षी है प्रकृति में, मदर नेचर में अलग अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन कवि 2 प्रकार के पक्षियों का प्रयोग करता है। एक ऐसा पक्षी जो इसका आकार भी छोटा है, ठीक है। दूसरा वो उड़ता भी कम हाइट पे है और वो बैठता भी कम हाइट के पेड़ पौधे पर है। और एक तरह से देखा जाए तो वो सामान्य रूप से हिंसक पक्षी नहीं है, यानी नेचर में भी उसके स्वभाव में भी वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य है। दूसरा है ईगल। ईगल एक बड़ा पक्षी है, उसकी हाइट भी ज़्यादा है, तथा हमें ईगल के बारे में जितनी जानकारी है उसके अनुसार ये एक मांसाहारी पक्षी है, और बहुत मांसाहारी पक्षी होने का मतलब एक शिकारी पक्षी है। तो दोनों पक्षी दोनों ही हैं, लेकिन इनके स्वभाव, इनका रहन सहन, इनकी प्रकृति दोनों ही विपरीत है एक दूसरे के। इसका मतलब कवि ये कहना चाहता है कि छोटे से छोटा जीव से लेके बड़े से बड़े जीव तक दोनों अनकेज्ड, यानी सभी प्रकार के पक्षियों को, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक सभी को बिना किसी बंधन के, यानी उनको स्वतंत्र रखा जाए, अनकेज रखा जाए, वो मन मर्जी से आ सके, मन मर्जी से जा सके। ये किसके लिए? वो अपनी प्रसन्नता इसमें दर्शाता है, फॉर माई डिलाइट, और कहता है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो ये इसका हिंदी अर्थ है।
ठीक है, अब इनके आंसर किस प्रकार से दिए जाएंगे? विच बर्ड इज ऑन द स्लोप? द बर्ड नेम्ड ब्लू टिट इज ऑन द स्लोप। यानी पक्षी ब्लू टिट नाम का पक्षी स्लो पर है, यानी बैठा हुआ है। इसका आंसर हो गया। जितना पूछा जाए उतना ही लिखे। अब ये कह रहा है कि क्यों जो कवि है वो खुश है। किस प्रकार से? द पोइट इज डिलाइटेड, कवि बहुत खुश है। इज डिलाइटेड बिकॉज ही wants to see every bird in nature free to be free and uncaged. The poet explains that every bird will come and go if they are free to fly। ठीक है कि अभी ये थोड़ा सा आंसर बड़ा है क्योंकि ये रीजन पूछ रहा है, तो रीजन वाले आंसर और प्रोसेस वाले यानी हाउ वाले आंसर थोड़े से हमको बड़े, यानी समझाना है हमको किस प्रकार से क्यों खुश है वो। तो इसका हिंदी अर्थ में देखा था अपन ने कि कवि डिलाइटेड है क्योंकि वह चाहता है देखना प्रत्येक पक्षी को प्रकृति में एकदम फ्री, टू बी फ्री एंड अनकेज्ड, बिना किसी बंधन के, बिना किसी पिंजरे के और स्वतंत्र। कवि ये समझाता है, ये नहीं व्याख्या करता है कि प्रत्येक पक्षी आएगा या फिर कैन कम एंड गो, आ सकता है और जा सकता है यदि वे उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा आंसर। दोनों एक एक मार्क्स के हैं। ठीक है भाई। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस बारे में है? एक दूसरा स्ट्रेंजर दे रखा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkling up his little face, wrinkling up his little face, as he cries again forehead, as he cries again forehead, and I cannot find the place।
एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द लाइन विद ओवर स्टेटमेंट। राइट द लाइन ऑफ ओवर स्टेटमेंट। लाइन ऑफ या विद ओवर स्टेटमेंट जो भी प्रश्न में है। दूसरा, एक्सप्लेन द लाइन, एक्सप्लेन द लाइन wrinkling up his little face, wrinkling up his little face। ठीक है, इन दोनों लाइनों को अब देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सट्रैक्ट का नहीं है, ये पूरी पोयम का है। इसमें ओवर स्टेट मतलब बार बार कौन सी लाइनों को बताया गया है। आप जब पोयम पढ़ेंगे तो इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है वही सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, और जो सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन है वही थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है। तो ये जो लास्ट लाइन है वो अगले नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन होगी। तो द लाइन विद ओवर स्टेटमेंट इज and I cannot find the place। ये इसका ओवर स्टेटमेंट वाली लाइन है। ये पोएम जिसने पढ़ी है वो उसी को मालूम होगा। फिर एक्सप्लेन द लाइन wrinkling up his face, an animal या द एनिमल इज described in this extract या poem is a rabbit। He is trapped in somewhere in the forest। His face, sorry, he is calling out for aid again and again। That's why in pain, पहले लिखेंगे in pain, that's why his face is wrinkling। देखिए, इस लाइन को हमने एक्सप्लेन किया है कि जो जानवर है, वो जो वर्णित जानवर है कि द एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम इज अ रैबिट, कि जानवर जो कि जानवर वर्णित किया गया है इस पोएम में वो एक रैबिट है। ही इज ट्रैप्ड, उसको जाल में फंसाया गया है। इट इज ट्रैप्ड भी यूज़ कर सकते हैं मगर अपन ने ही इसका पर्सनिफिकेशन यूज़ किया है। समवेयर इन जंगल, उसको जाल में वो जाल में फंस गया है जंगल में कहीं। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड अगेन एंड अगेन, वो बार बार मदद के लिए पुकार रहा है दर्द में। इसी वजह से उसका फेस जो है वो व्रिंकलिंग हो रहा है, यानी सिकुड़ गया है। तो ये आपके थर्ड एग्जैक्ट हो गया।